अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने है। पूरा खित्ता जंग की लपेट में है। पूरे खित्ते के बाद अब पूरी दुनिया को एक बार फिर आबनाए हुर्मस की परेशानी है। आबनाए हुर्मस की बंदिश से जो कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है वो आपके हमारे सबके सामने ही नहीं है, बल्कि हम उसके असरात से निबर्द आजमा हो रहे हैं या बड़ी मुश्किल से उसमें अपना गुजारा कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ग़िज़ाई किल्लत का भी कुछ अरसे के बाद सामना होगा। सिर्फ पेट्रोल का मसला नहीं है, फिर गैस के मामलात भी रहेंगे आमने सामने। और फिर ये सारा खित्ता जो एक आग की लपेट में है, ये एक नई डायरेक्शन लेने जा रहा है। ये क्या नई डायरेक्शन हो सकती है? कुछ नई सफ़बंदियाँ हमने देखी जब पिछली बार ये जंग 2 माह के करीब चली, 60 दिन के करीब ये जंग चली, तो हमने नई सफ़बंदियाँ देखी। नेटो आगे नहीं आया, इस बार नेटो दोबारा आगे आ गया है। वो इजलास जो अमेरिका के सदर ने अटेंड किया तुर्किया के अंदर, वहाँ पे तुर्किया की तारीफ़ की, बाकी ममालिक को उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज में बात की। और डोनाल्ड ट्रंप के रोज़ाना के जो बयानात हैं वो शायद जंग की एक बड़ी वजह भी बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ वो बयानात जंग की वजह बन रहे हैं या पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं जो इसराइल के ताबे हैं? और इसराइल इस खित्ते का सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटर है और जाहिर है कि वो इस खित्ते में कभी भी हम नहीं चाहेगा। और जंग भी जब अमन की तरफ जा रही थी, सारा मामला तय हो गया था, एमओयू साइन हो गया था, उस एमओयू के बाद भी इसराइल चाहता था कि जंग जारी रहे क्योंकि वो इररेलेवेंट हो गया था। पूरी दुनिया इसराइल के मजालिम पे बात कर रही थी। मैंने कुछ थोड़ी सी बात पहले भी की थी कि बोस्निया में 8,000 लोगों को कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सज़ा और मुजरिम करार दिया गया। यहाँ तो लाख के करीब लोगों को कत्ल कर दिया। लोग नहीं हैं, बच्चे, छोटे, इन्फेंट्स, बड़े बूढ़े, ख़वातीन, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। कैदियों के साथ वहाँ पर ऐसा सलूक किया जा रहा है जो शायद जानवरों के साथ भी कोई नहीं करता है। तो ये उनकी मैंटेलिटी है। और फिर हम गज़ा से निकल के लिबनान और बाकी एरियाज़ भी देख रहे हैं जहाँ पर वो कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं और एक मुसलसल बमबारी का सिलसिला। तो ये खित्ता बहुत एक वर्स्ट कंडीशन में है। इस सारी सिचुएशन में ज़रा अब क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है? एमओयू तो ख़त्म हो गया, क्या कोई नया मुआहदा होगा? मुसलसल अमेरिका धमकी दे रहा है कि अगर ईरान ने मुआहदा ना किया अब तो फिर ईरान के पुल भी निशाना बनेंगे, बिजली घर भी निशाना बनेंगे, यानी अहम तनसीबात निशाना बनेंगी। और मानना भी यही है ईरान का कि दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में अब दाखिल हो चुका है और हम भी इसका भरपूर जवाब देंगे। दोनों तरफ से बहुत कशीदगी है। पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, चाइना रशिया क्या रोल प्ले कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। गल्फ़ की सिचुएशन बहुत टेंस है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि गल्फ़ से कोई जवाब ना आए, तो मामला बहुत गंभीर है। डॉक्टर रेहान ज़फ़र माहिर आलमी उमूर है, जावेद राना साहब माहिर आलमी उमूर है, दोनों ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। डॉक्टर रेहान, मुआहदा तो दरकिनार एमओयू तक बात पहुंची और एमओयू के बाद मामला दोबारा से एक कशीदा मोड़ आ गया और पूरा खित्ता एक बार फिर वही बैक टू ज़ीरो उसी सिचुएशन में आ गया। और ये शायद उससे भी वर्स्ट सिचुएशन होगी जो 60 रोज़ की जंग थी, क्योंकि उसमें दुनिया फिर भी इसको लेकर कुछ बात कर रही थी, कोई परेशानी थी। अब तो ऑल्टरनेटिव रूट्स की बातें शुरू हो गई हैं। देखिए, अल्टरनेटिव रूट्स की बातें पहले भी हो रही थी और मुआहदे के दौरान भी अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा इरिटेंट, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, वो इसराइल ही है। और बीच में जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो मूवमेंट्स थी वो भी कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं थी। उसमें आप ये भी देखिए कि ईरान का एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका पॉइंट था वो ये था कि लबनान में भी जंगबंदी होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की जानिब से मार्को रूबियो ने जो लेबनानी गवर्नमेंट है और इसराइल, उनके दरमियान एक टेंटेटिव मुआहदा पहले से ही करवा दिया। तो जिसकी वजह से ईरान का जो नेगोशिएशन पॉइंट था हिजबुल्लाह को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला बन गया। तो ईरान को भी इस बारे में आइडिया हो चुका था पहले से कि ये जंग दोबारा से शुरू होगी। और हमारा एक्चुअली मसला ये है कि हम अमूमी तौर पे मामलात को स्टैंड अलोन तरीके से देखते हैं। हालांकि अगर आप आलमी अमूर को देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जो ईरान की ये जो जंग है, ये कंटिन्यू होती हुई मुझे इस वजह से नज़र आ रही थी। पहले भी हमारी बात हुई इस मामले पे। तो मुझे ये जंग पहले से भी कंटिन्यू इसलिए होती जा नज़र आ रही थी क्योंकि ईरान मिडल कॉरिडोर जो चाइना का है उसका एक सेंट्रल पॉइंट है। और इस जंग को अब मजीद नॉर्थ की तरफ आ, जाता हुआ मैं देख रहा हूँ। इसमें टर्की की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जल्द आपको नज़र आएगी।
क्योंकि अमेरिकन ने फरवरी में साल के शुरू में जो वेपन्स प्रोवाइड किए कुर्दों को, उसके अभी असरात नज़र आने शुरू हो गए हैं। नॉर्दर्न ईरान में ऑलरेडी कुर्दों के साथ IRGC की झड़पें शुरू हो चुकी हैं। और ये जो कुर्द मूवमेंट है ये अब नॉर्थ में टर्की को भी अफेक्ट करेगी। हम्म। इसमें जो टर्की का नेटो मेंबर की हैसियत से किरदार है, वो एक बड़ा उनके लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग में फ्रंटलाइन स्टेट की हैसियत से सामने आया, उसका उसकी एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ी। इसी तरह अब यही चीज़ टर्की के साथ होने वाली है कि अगर ये जंग मज़ीद आगे चलती है तो आ, टर्की को भी एज अ फ्रंट लाइन स्टेट इस्तेमाल किया जाएगा। और इसराइल की प्लानिंग को आप देखिए, जो ग्रेटर इसराइल की आपने बात की, जो सीरिया में इस वक्त प्रेसिडेंट हैं अहमद जोलानी, अगर आपको मालूम हो तो वो पहले आईसिस के मेंबर थे। और आईसिस को सपोर्ट करने वाली जो सबसे बड़ी एंटिटी है वो इसराइल ही थी। तो ये पूरा का पूरा खिता इस वक्त इसराइल के एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स की नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। और आ, इसकी वजह से इस पूरे खिते में आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, बॉर्डर्स और जो आ, उसके जो असरात है आलमी मईशत पे, वो पड़ते हुए बहुत जल्द नज़र आएंगे। अच्छा, हालात जिस जानिब जा रहे हैं जावेद राना साहब, 60 दिन हमने देखी वो जंग, और फिर अब उसमें जो देख रहे हैं एक शिद्दत सी आ गई है। और अब कोशिश भी, रिजीम चेंज हो नहीं सका, कोशिश बड़ी की अमेरिका ने, वो पूरी कौम एक रही। अभी हमने जो सारी रसूमात देखी उसके अंदर भी वो पूरी कौम एक ही रही, तदफीन के मामले पर हमने देखा। फिर उसके बाद अचानक से MOU होता है, MOU होने के फौरी बाद दोबारा से जंग के बादल मंडलाने लगते हैं और जंग शुरू हो जाती है। MOU करना न करना क्या सिर्फ एक ऐसी चीज़ थी कि दुनिया को दिखा दिया जाए कि हम MOU की तरफ जा रहे हैं, फिर को बहाना बना के ईरान पे अटैक किया जाए? तो उस वक्त अमेरिका बहुत मुश्किल सूरत हाल में था। दुनिया भर में जो रिजर्व्स हैं, खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका के पास वो कोई एक माह से ज़्यादा आउट ऑफ डेस्परेशन, तो उन्होंने मुआहदा करवा लिया। उसके नतीजे में 2-4 दिनों में अच्छा खासा जो है ऑयल एक्सपोर्ट जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने की। और उससे जो प्रेशर इंटरनेशनल मार्केट में आ रहा था, क्राइसिस की जो सिचुएशन थी, वो किसी दर्जे में मैनेज होगी। अच्छा, अब अमेरिका के ऊपर वो प्रेशर अमेरिका की सदर के ऊपर नहीं है। और देखें, जो फिर आर्टिकल 5 है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें उसकी लैंग्वेज एम्बिगुअस है, लेकिन वो लार्जली वो लैंग्वेज जो है वो ईरान की फेवर में है। अब अपेरेंटली जो ओमान का वाटरवेज है, वहाँ पे ईरान का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उधर वो जाए और वेसल्स को रोके। लेकिन इस मुआहदे की रोशनी में ईरान को एक दर्जे में लेवरेज मिलता है कि वो कोऑर्डिनेशन करेगा। और कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि जितनी भी कमर्शियल वेसल्स हैं वो ईरान को पहले इन्फॉर्म करेंगी। तो उन्होंने 2-4 ने इन्फॉर्म नहीं किया, कतरी थे और सऊदीज थे। और उसके पीछे भी एक अमेरिकन साजिश ये थी कि आप इस रस्ते से निकलें और आपको इरानियंस को बताने की ज़रूरत नहीं है। ईरान के लिए मसला ये है कि ईरान ने ये तहिया किया हुआ है कि उसने स्टेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कंप्रोमाइज़ वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे करने के लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल ये है कि ईरान की जो ये पॉलिसी है, उसके नतीजे में फिर अमेरिका को ये लगा कि चूंकि ईरान कोई कंसेशन नहीं दे रहा, उन्होंने जो पूरी की पूरी स्टेट ऑफ होर्मुज़ और गल्फ ऑफ मान में यहाँ पे जो कोस्टल लाइन है ना, एसेंशियली जो ईरान की जो है, उसके ऊपर जो मिलिटरीली ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कुछ ज़्यादा देर चलेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ और जो ईरान की पूरी कोस्टल लाइन है जो 1000 किलोमीटर से मेरा ख्याल ऊपर है, उसको अगर वहाँ पे ईरान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह भी कर दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो ईरान अपने क्रूज मिसाइल्स और अपने ड्रोन्स यूज़ करके कमर्शियल वेसल्स को हिट कर सकता है। और जो गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे है, कोई भी इंटरनेशनल कमर्शियल वेसल जो है अब वो रिस्क नहीं लेगी। इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो इफेक्टिवली ब्लॉक रहेगा और इंटरनेशनल क्राइसिस जो है अपनी जगह पे मौजूद रहेगा।
जो मर्जी अमेरिका कर ले। हाँ, उसमें ईरान के जो नुकसान बहुत होगा, मजीद नुकसान होगा उनका, उनकी फ़ौजी तनसीबात जो हैं वो तबाह हो सकती हैं, उनका जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो अभी ब्रिजेस हैं, जो उनका पावर स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसको अमेरिका जो है पॉसिबली हिट कर सकता है। लेकिन आप ये देखें कि ईरान फॉर द सेक ऑफ देयर ओन सर्वाइवल वो ये नहीं देखेगा कि कतर जो है मीडिएशन करवा रहा है और वो या सऊदी अरब में पाकिस्तान की फ़ौज बैठी हुई है, वो सारे अगर उनके ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करने की कोशिश की गई तो वो गल्फ में किसी भी ऑयल रिफाइनरी को नहीं छोड़ेगा। और जो उनके वाटर प्यूरिफिकेशन के प्लांट है, डिसलिनेशन फार्म प्लांट्स हैं, उनको भी जो मिडिल ईस्ट ये गल्फ स्टेट्स के उनको भी तबाह कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई एक दहाई के लिए तो वहाँ से तेल नहीं निकल सकेगा। तो हम इस वक्त बड़ी हाई रिस्की सिचुएशन पे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि कुछ चीज़ें अब खित्ते में यकसर तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे जो अरब गल्फ स्टेट्स है, ये बुनियादी तौर पे स्टेट्स नहीं हैं, ये मसनूई तौर पे 1924 में इनको अरब नेशनलिज्म के नाम के ऊपर बिल्डअप किया था और छोटे छोटे शहर हैं जिनको स्टेट बनाया गया है। तो ये इनके पास पैसे के सिवा है कुछ नहीं। फौज इन्होंने अपनी बनाई नहीं हुई, अमेरिका का सहारा था। और जो मिलिट्री बेसिस हैं वो एक्चुअली दोज टर्न आउट टू बी ए सिक्योरिटी लायबिलिटी, उसी की वजह से इनके ऊपर हमला हो रहा है। तो जैसे ही जब भी ये जंग खत्म होती है, किसी भी शक्ल में खत्म हो, तो अमेरिका जो है अपनी इन मिलिट्री बेसिस को रीबिल्ड नहीं करेगा। वो इसराइल में चले जाएगा, वहाँ एक दो अपनी मिलिट्री बेसिस बनाएगा और यहाँ से चला जाएगा। ओके, तो अच्छा, मैं खित्ते चाहूँगा मेरे जावेद साहब ये एक आपने बड़ा डिफरेंट पॉइंट उठाया है, क्योंकि लोगों को या एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ये चीज़ों को रीबिल्ड करेंगे, यहीं रुकेंगे, लेकिन आपने कहा कि यहाँ नहीं रुकेंगे। उसकी बहुत सारी रीज़न हो। डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर आलमी उमूर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुंदस, आपने भी ज्वाइन किया। जावेद साहब प्लीज़, जो बात आप कर रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा इसको मज़ीद डिटेल हमें बताइएगा। आपके ख्याल में अब अमेरिका अपने अड्डे गल्फ में कहीं नहीं बनाएगा, बल्कि उठा के सारा कुछ इसराइल, यानी ज़ाहिर है इतनी इन्वेस्टमेंट इसराइल में वहाँ ले जाएगा। उसकी शायद रीज़न ये है कि यहाँ पर उन्हें समझ आ गई है कि चीज़ें सेफ नहीं हैं उनकी। देखिए, ईरान की जो फौजी ताकत है उसको बहुत ज़्यादा अमेरिका ने और इसराइल ने अंडर एस्टिमेट किया है। ईरान ने गुज़श्ता 47 सालों में मिसाइल का बहुत बड़ा स्टॉक पाइल जमा किया है। उसके अलावा दरपर्दा चीन, रशिया और बाकी ममालिक भी ईरान को जो सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। चाइना जो है वो रियल टाइम में उनको सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है। बाइडू, ये इनका जो GPS के मद्दे मुकाबल है। तो अमेरिका और फिर जो गल्फ स्टेट के अंदर जो गल्फ मोबाइल नेटवर्क्स हैं, उसके ज़रिए ईरान ने इंटेलिजेंस गैदरिंग की है, जो मैं समझता हूँ कि चाइना और रशिया उनको हेल्प कर रहे हैं कि अमेरिका के जो फ़ौजी हैं और उनकी जो फ़ौजी तनसीबात जो मिलिट्री बेसिस के अलावा कहाँ पे हैं, तो ईरान उनको हिट कर रहा है। और इस वक्त यहाँ स्टेट ऑफ हुर्मस और गल्फ ऑफ ओमान के इर्द गिर्द इस पूरे इलाके में अरेबियन सी में कोई 20 के करीब जो अमेरिका की वॉरशिप्स हैं, ईरान ने अभी उनको हिट करना नहीं शुरू किया। मेरा ख्याल ये है कि अगला टारगेट वो हो सकता है। तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शंस नहीं है मेरे ख्याल में। पहली बात तो ये कि बाय एंड लार्ज यूएई के अलावा, जो कि मैं समझता हूँ कि एक इसराइल की फॉरवर्ड बेस है, टाउट है, उसके अलावा बाय एंड लार्ज जितनी भी ममालिक हैं, शायद जॉर्डन भी एक हम किसी दर्जे में एक्सेप्शन दे सकते हैं, उन्होंने ये अभी इन प्रिंसिपल फैसला कर लिया कि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस अब यहाँ पे नहीं रहेगी। और जाहिर है अमेरिका ने कहना कि आप पैसे लगाएं, आप इसको रीबिल्ड करें। और अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया है कि उनकी जो मिलिट्री बेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। और डोनाल्ड ट्रंप की टेंडेंसी ये है कि वो ज़्यादा पैसा लगाता नहीं। सीरिया में तुर्की ने उसको कहा जी हम आपका काम करेंगे, आप यहाँ से चले जाएं। वो अपनी मिलिट्री बेसिस वहाँ से भी ख़त्म कर चुका है। और अभी जो इनकी एक आध मिलिट्री बेस है वो उनका मेरा ख्याल अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि वो इसराइल के अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो गल्फ मालिक हैं, जो दरपर्दा पहले इनकी पीसमेंट पॉलिसी थी, ये इसराइल के साथ मिले हुए थे, फ़लस्तीनियों के खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब खौफ की वजह से ये ईरान से डरे बैठे हुए हैं और ईरान के साथ ये पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि यूएई ने $3 बिलियन जो है ईरान को हार्ड कैश दिया है, मिन्नतें की हैं कि आप हमारे ऊपर हमला ना करें। आप देखें कि मई की पहले हफ्ते के बाद ईरान की यूएई के ऊपर कोई बड़ा हमला ईरान ने नहीं किया। उसके पीछे वो दरपर्दा डील है। मेरा ख्याल है शायद उसमें हमारा रोल भी है इस अंडरस्टैंडिंग का। $20 बिलियन उन्होंने और पे करने हैं अगर कोई डील हो जाती है अमेरिका के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि
यूएई का ख्याल था कि ये पाकिस्तान को डराएंगे धमकाएंगे, जी हमारा कर्जा वापस करें, और पाकिस्तान को कहेंगे कि ईरान के ऊपर हमला कर दें। ये सऊदी अरब का ये ख्याल था। पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ने बड़ा मेच्योरली सारे क्राइसिस को हैंडल किया है। अब जो सूरत हाल बन रही है, देखें इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक सीन है पूरे मशरक़ वस्ता में वो तब्दील हो चुका है। ये कभी नहीं हुआ था कि ईरान ने लेबनान के अंदर इसराइल को वार्निंग दी कि अगर आपने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले बंद ना किए तो हम आपके ऊपर डायरेक्ट हमले करेंगे, और ईरान ने किए। इसराइल का जो एक एक्सपेंशन एजेंडा है, उन्होंने 400 स्क्वायर किलोमीटर सीरिया पे कब्जा कर लिया, लेबनान के 20% इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया, 80% गजा पे कब्जा कर लिया, पूरा वेस्ट बैंक जो है तकरीबन उसके ऊपर उनका तसल्लुत है। मैं समझता हूं कि इस वक्त ईरान की जंग के बाद खित्ते की सूरत हाल इस नहज पे पहुंच गई है कि इसराइल के जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है वो ईरान ने रोक दिए। और दूसरा जो इस वक्त ख़तरा है जो इसराइल को, वो तुर्की से है। वो कह रहे हैं कि ईरान की तरह ये बहुत बहुत बड़ा मर्ज कर रहा है एज ए प्लेयर। वो सीरिया के अंदर तुर्की की मिलिट्री बैठी हुई है, उनकी मिलिट्री बेसिस बैठे हुए हैं। तो माई अंडरस्टैंडिंग इज कि इजराइल का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो चुका है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आखिरी सदर है अमेरिका का जिसने इस लेवल पे जाके इसराइल की सपोर्ट करनी थी। अमेरिका के अंदर इसराइल के खिलाफ रिजेंटमेंट शुरू हो चुकी है। वो मैं नहीं समझता कि ये जो अभी इस साल के आखिर में जो इलेक्शंस होंगे अमेरिका के अंदर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उतनी इफेक्टिवली इसराइल को सपोर्ट नहीं कर सकेगा। और उसकी वजह यह है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में रिपब्लिकन जो हैं वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, स्ट्रेटेजिकली मैं बात करूं, आप ये ना देखें कि ईरान का फौजी लिहाज से कितना नुकसान हुआ है। वो 1 लाख से ज्यादा उन्होंने हमले किए हैं, मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली इसका मतलब ये है कि इस जंग के खत्म होने के बाद किसको फायदा होगा, तो वो ईरान को फायदा होगा। बहुत अच्छे आपने बड़ा बड़ा जबरदस्त पॉइंट। मैं लास्ट बात ये करूं, ये लास्ट बात नंबर 1 कि इजराइल के साथ जो दरपर्दा सपोर्ट थी गल्फ ममालिक की, वो काफी हद तक कम हो जाएगी ईरान के खौफ की वजह से। और इजराइल जो है उसको अब ये खौफ होगा कि अगर उसने ज्यादा अपना एक्सपेंशन एजेंडा लिया तो ईरान तुर्की जो है ये उसका रगड़ा लगा देंगे। फिर सबसे बड़ा इस वक्त खतरा ये बन गया है कि 4 ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट और शायद कतर भी, इसमें एक मिलिट्री अलायंस की फॉर्मेशन होने वाली है। हमारे ये इंटरेस्ट में है कि हम इजराइल को उधर वी नीड टू कीप देम इन चेक, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ उनके स्ट्रेटेजिक अलायंस है और जंग जब भी होगी वो हिंदुस्तान के साथ बैठा हुआ है। तो हमें इजराइल को भी मैसेज देना है कि देखें अगर आप बिल्कुल सही है, अगर आप वहाँ उनके साथ बैठना चाहते हैं तो फिर उसके बाद सीधी सीधी बात है कि हम उनको तो 10 मई दिखा चुके हैं, फिर एक 10 मई बहुत सारे और देख लेंगे। और यही सेम मैसेज अफ़गानिस्तान के लिए भी होगा, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा कि वो वहीं उनकी भी सरजमीन है भारत, और वो शायद उनके साथ बहुत अच्छे हैं, और पैसा भी ज़ाहिर है इसराइल ने अनाउंस किया था हम देंगे। डॉक्टर सुंदर प्लीज़ ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट से मैं चाहूँगा, इस पर आपका व्यू क्या है। इस वक्त सिचुएशन एक बार फिर से बड़ी गर्म हुई है और चारों तरफ से जंग के बादल हैं, पूरा खित्ता एक परेशानी की लपेट में है। देखिए, ये जो जंग के बादल दोबारा से किस तरह से मंडला रहे हैं, वो इस तरह से कि ये जो मुआहदा स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान और कतर की पॉलिसी में हुआ था, उसके बाद से कतर तो आप देखें स्टेप बैक कर गया है, लेकिन पाकिस्तान तो आपकी जनता लड़ने वालों में से है। और उसमें ये हुआ था जनाब कि उसकी जो 60 दिन का टाइम था जिसमें इन शिपों के ऊपर तफसील से रोशनी डाली जानी थी, और उसके ऊपर 60 दिन से भी 60 दिन के अंदर अंदर ही जंग दोबारा है। मुझे अपनी आवाज़ डबल आ रही है, सॉरी काफ़ी। जी 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 प्लीज़ अब बोलिएगा डॉक्टर सुंदर। तो विद इन 60 डेज भी जो किसी से वेट नहीं हुआ, दोबारा से जंग जो है वो स्टार्ट होगी। इसकी वजह ये है जो स्ट्रिक्ट नंबर 5 है जिसके ऊपर ये कहा गया था कि हाँ छोटे फॉर्मर्स के ऊपर से गुजरने दिया जाएगा, उसको मिसअंडरस्टूड दोनों कंट्रीज ने इक्वली किया है, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुंची है। और वो इस तरह के आप ठीक है, ईरान ने कहा कि ठीक है वो गुजर सकते हैं और हम कंट्रोल रखेंगे, ओमान कंट्रोल रखेगा, जबकि अमेरिका का वेरी फर्स्ट डे से अब ये स्टेटमेंट थी जनाब की बैनुल अक़वामी शहरा है तो किसी भी मैरीटाइम पैसेज पे किसी एक मुल्क की खुद मुख्तारी नहीं हो सकती है। ईरान ने उस वक्त माना, लेकिन फिर ईरान ने कहा ठीक है आप यहाँ से नहीं यहाँ से गुजर जाएं, और बस आप गुजर तो जाएं फ्री में, लेकिन आपको बस हमसे परमिशन लेके गुजरना होगी। अब जब ईरान ने हल्का सा टिल्ट किया तो ये बात अमेरिका से डाइजेस्ट नहीं हुई कि भाई वायदा तो ये था कि फ्री गुजरेगी, तो ईरान ने कहा बिल्कुल फ्री गुजरे, बस आपको हमसे परमिशन लेके गुजरना होगा, किसी भी कंट्री को गुजरे।
और ठीक है हम टोल फ्री कर रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप बस हमारी मर्जी से हमारे मुकर्रर करदा पैसे से गुजरे और हमारी इजाजत से गुजरे। तो ये ईरान का जो स्टेप था, अमेरिका ने इसको जो है वो शिकनी करार दिया और फिर एकदम से उसने जो नेवल ब्लॉकेड दोबारा से जो लगाने की बात की, तो उसको ईरान ने जो है वो शिकनी करार दिया कि जनाब ये तो जंग दोबारा से शुरू हो गई है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये शिप नंबर 5 से स्ट्रेट ऑफ हरमज से इसका आगाज हुआ था। और शिप नंबर 1 जिसमें लेबनान सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उस पर हमले नहीं करेंगे, तो लास्ट डे तक इसराइल ने भी बात बारहा जो सीज फायर की वॉल्यूशन की वो पहले पॉइंट के ऊपर से ही की। तो अब तो ट्रंप ने बिल्कुल साफ कह दिया जनाब कि नहीं, हमने जो है वो कोई मुआहदा नहीं है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में जनाब, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिर उसने अमेरिका ने कहा कि 20% हम इस पे से फीस लेंगे, तो ईरान ने कहा 20% तो आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, हम तो इससे भी कम लेंगे। अब्बास अराक्ची साहब ने कहा, मतलब दोनों विजिलेंट रहे। लेकिन फिर अभी कल फिर ट्रंप साहब ने कहा जनाब कि ठीक है हम फीस नहीं लेंगे लेकिन हमारी इजारादारी होगी। तो अब ये जो बारहा ये जो जंग और सीज फायर और जंग और सीज फायर का विश्व साइकिल है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की पतली सी पट्टी पर बार बार फंस जाता है और एक बार फिर से फंस गया है। और यही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो कि अमेरिका और इजराइल ने प्लेट में रखकर ईरान को दिया है। था वो पहले भी ईरान के पास, लेकिन ईरान को इस तरह खेलना नहीं आता था या इसकी अहमियत का अंदाजा इस जंग में हुआ है। बहुत ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है कि इस जंग में बड़ा अहमियत का अंदाजा हुआ है। डॉक्टर रेहान, मैं चाहूँगा आप भी इस पर ज़रा एक कमेंट करें, फिर हम जो वो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं, अगला सेगमेंट जो है ना इसके बाद ब्रेक के बाद मैं आप लोगों से उसी पे दोनों से बात करूँगा। अभी बड़ा अच्छा जावेद राणा साहब ने कुछ 3-4 स्ट्रेटजिक पॉइंट्स बताए थे, लेकिन अभी जो डॉक्टर सुंदर बात कर रही थी। डॉक्टर सुंदर जी, इन दोनों ने जो पॉइंट रेज किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, इसके बारे में ईरान पहले से काफ़ी क्लियर था। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर ईरान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता तो ईरान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था। दोनों ने शुरू से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब ये अज्यूम करना कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो वो उनके लिए एक लेवरेजिंग पॉइंट है, उसी की बेसिस पे तमाम तरह नेगोशिएशन हो रही हैं, तो वो तो ईरान ने नहीं करना था। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जावेद साहब ने भी ये चीज़ पॉइंट आउट की कि अमेरिका शायद मिडल ईस्ट से विड्रॉ कर ले, लेकिन मिडल ईस्ट से अमेरिकन विड्रॉल के साथ जो एक बहुत बड़ा खतरा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, वो है अरब रेजिम्स का कोलैप्स। अच्छा, एक छोटा डॉक्टर रेहान, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल आपसे मैंने किया था, मैं चाहूँगा उस पर ज़्यादा बात करें। वाकई अमेरिका को जाना पड़ेगा अड्डे उठाकर यहाँ से, और आपने अभी एक कोलैप्स का जिक्र किया, अरब रेजीम में भी एक नई सिचुएशन जन्म ले रही है। वो कुर्दों को वेपन का भी अभी जिक्र करके गए और वहाँ पर वो शायद बड़ी गलती कर गया। फिर उन्होंने कहा जी कि अमरीकी सदर के लिए ये बड़ा मुश्किल टफ टाइम होगा अभी नवंबर के इलेक्शन के बाद, और वहाँ पर नेतन्याहू के लिए मुश्किलात खड़ी हो रही। पूरी दुनिया खैर उनसे अपने रवाबित कट कर रही है, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो क्या वाकई ये सिचुएशन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी? देखिए, जहां तक मिड टर्म इलेक्शंस का ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप के पास दो ऑप्शंस थी। या तो वो एक ऐसा नेगोशिएशन करता या ऐसा मुआहदा सामने लाता जो कि उसे मिड टर्म इलेक्शंस में मदद देता। जब उसने देखा कि वो ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता, तो अब वो उसके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि ईरान वॉर को इस हद तक लेके जाए कि उसको एज अ विक्ट्री वो पोर्ट्रे कर सके। ईरान यकीनन अपने जो कार्ड्स प्ले कर रहा है वो ठीक प्ले कर रहा है, और उन्होंने एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का पैराडाइम यूटिलाइज किया है। लेकिन ये अज्यूम करना कि ईरान यूनाइटेड स्टेट्स को इस खित्ते में एक मुकम्मल शिकस्त दे देगा, ये मुमकिन नज़र नहीं आता। और ये जंग, ये मुमकिन है कि अगले कई साल तक जारी रहे। कई साल तक? जी। और क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर की वजह से अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स को एंगेज नहीं करेगा ईरान के ऊपर। जो ईरान की टोपोग्राफी है और जो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो उनका मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उसको एक ओवरवेलमिंग फोर्स के बगैर शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। तो ग्राउंड फोर्सेस का एक बहुत बड़ा कैंपेन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो एयर वॉर है अमेरिका की जानिब से, वो यकीनन बहुत ज़्यादा आपको इंटेंस होती हुई नज़र आएगी। और इस जंग को मज़ीद मैनेज करने के लिए ईरान अपनी प्रॉक्सीज को यूटिलाइज करेगा, ख़ास तौर पे इराक के अंदर। तो एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इराक में आपको इंतहाई इंस्टेबिलिटी आती हुई नज़र आएगी, और वो आगे शाम तक भी मुंतकिल होगी।
अच्छा, ये जो और अभी उसमें सिचुएशन अभी जावेद राना साहब ने एक बड़ी डिटेल सिचुएशन पे बात की, मैं चाहूँगा आपका व्यू उस पे क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू। उनका ये मानना है कि सुकड़ रहा है और चीज़ें अच्छी नहीं है इसराइल के हक में, और इसराइल ने जो कुछ दुनिया को दिखा दिया है करके वो बहुत ख़तरनाक था। अब इंडिया, इसराइल और अफगानिस्तान शायद तीन इस खिते में इकट्ठे रह जाएं, बाकी सब इनके अगेंस्ट। और जिस तरह से पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रहा है, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान भी उसका हिस्सा है, बाकी भी ममालिक के साथ जिस तरह अलायंस है, और एक तरफ चाइना पाकिस्तान के साथ एक बड़ा शानदार एलाई के तौर पे मौजूद है, तो ये खिता को नई सिचुएशन ले रहा है इस नए इत्तेहाद को लेके। आ, देखिए, जहाँ तक इसराइल की बात है, इसराइल को नेटो की और यूरोप की और अमेरिका की सपोर्ट हासिल रहेगी। ये अज्यूम करना कि इसराइल को सपोर्ट करना नेटो और यूएसए बंद कर देंगे, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह इसराइल की जो इकोनॉमिक जो पेनिट्रेशन है यूरोपियन कंट्रीज़ में और वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम में, और जो उनकी पॉलिटिकल पेनिट्रेशन है, वो इस हद तक इंट्रेंस्ड है कि उनके जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे अवाम उनके खिलाफ हो जाए, वो इसराइल की सपोर्ट करते रहेंगे। जहाँ तक इस खिते के अंदर ताल्लुक है, इस खिते का ताल्लुक है, उसमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इस खिते के अंदर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत वीक हैं। और इसमें जो पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा वरीन चीज़ है वो ये है कि जो सऊदी अरब के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी है और सऊदी अरब की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है। हम्म। और अगर खुदा ना खास्ता सऊदी अरब में किसी किस्म का कोई मेजर चेंज आता है तो उसके बहुत बुरे असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, इस जंग की बेस लॉजिक को समझना ज़रूरी है कि आखिर ये जंग स्टार्ट क्यों की गई। मेरा पहले भी यही कहना था और मैं आज भी इस चीज़ पे कायम हूँ कि ये जंग अमेरिका की चाइना के खिलाफ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जिस तरह यूक्रेन की जंग को स्टार्ट किया गया, उसको कंटिन्यू किया गया, जिसकी वजह से चाइना का जो ओबोर का नॉर्दर्न कॉरिडोर है वो ख़त्म कर दिया गया। अब ये जो जंग है और इसका जो चलना है, वो ईरान, जो चाइना का मिडिल कॉरिडोर है, उसको बहुत बुरी तरह मुतासर कर रही है। और इसके बाद ओबोर के अंदर जो सबसे बड़ा रूट है वो सी पैक है, और सी पैक का के लिए जो लाइफ लाइन है वो आपके नॉर्दर्न एरियाज और बलूचिस्तान है। तो पाकिस्तान के अंदर भी आपको जो इंस्टेबिलिटी और जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आती है, इसके पीछे भी बैरूनी महकात का होना पैदल क़यास नहीं है। ये इतनी बड़ी मूवमेंट्स बगैर फंडिंग के, बगैर सपोर्ट्स के नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, लेकिन ये तो जो नई इस वक्त सरबंदियों की बात हो रही है, और फिर ज़रा रोल ऑफ रशिया क्या होगा इसमें, और क्या होने जा रहा है आगे आने वाले दिनों में? देखिए, रशिया के लिए आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि रशिया ने यूक्रेन पे जो हमला किया था वो अपने सॉवरन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। रशिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि वो हमेशा से एक डिफेंसिव पॉस्चर रखते हैं, और रशिया तारीखी तौर पे उस पर लगातार हमले किए गए हैं। तो उन हमलों को रोकने के लिए रशिया ईस्टर्न यूरोप पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है ताकि एक बफर जोन कायम रहे। और जो जो ये बफर जोन कोलैप्स हो रहा है, रशिया के लिए अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। यूक्रेन वॉर अगर कंटिन्यू रहती है और अगर रशिया की इकोनॉमी और उनका मिलिट्री स्ट्रक्चर लगातार नुकसान उठाता रहता है, तो शायद रशिया कोई एक्सट्रीम मेजर्स भी ले, जो ख़ास तौर पे इसमें जो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ख़ास तौर पे टैक्टिकल वेपन्स हैं, इनको, इनकी यूटिलाइजेशन का जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त अपना जो उनका पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर एक कायम किया था, उसको खुद ही डिसमेंटल कर रहे हैं। अभी अमेरिका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी डिसमेंटल कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस, अगर आप उसकी अहमियत को देखें, तो गाज़ा के जेनोसाइड के बाद यूनाइटेड नेशंस की वही हैसियत रह गई है जो इटली की इथियोपियन इन्वेजन के बाद रह गई थी लीग ऑफ नेशंस की। सही बात है। और फिर वो तो, उन्होंने एक तो ऑल्टरनेट के तौर पे एक और चीज़ खड़ी करने की भी कोशिश की अमेरिका ने, उसमें भी कई ममालिक थे, लेकिन वो खैर आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही कि ईरान का मामला सबके सामने है। अगर बिजली घरों को, पुलों को निशाना बनाया जाएगा तो ज़ाहिर है ईरान अपने हक का दिफा रखता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में
हमने आज जो सारी डिटेल डिस्कशन की कि आने वाले दिनों में ये जंग किसी पैराए में जाके रुके और नुकसान किसका है, किसको ज़्यादा परेशानी है, और इस खित्ते में जो असर रसूख बढ़ाने की बात चाहता है इसराइल, क्या उस पर रोक लग रही है। भारत इसराइल तन्हाई के शिकार होने जा रहे हैं, जो कि अभी तक हमें लग यूँ ही रहा है कि दोनों की एक जैसी मॉडल्स ऑपरेंडाई है और दोनों ही जिस तरह से वारदातें कर रहे हैं और पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे उभर रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर बिश्नोई गैंग और वो खुल के सामने आ गया कि भारतीय वहाँ पर टेररिस्ट है। उससे पहले भी इनके अपने अफसरान वहाँ पे टेररिज्म करते पकड़े गए हैं। कनाडा के अंदर जो कुछ हुआ और फिर कनाडा ने जिस तरह से बिहेव किया, तो ये चीज़ें पूरी दुनिया के सामने हैं। लेकिन इस जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक को शायद अपना रोल बढ़ाना होगा, वरना फिर पूरी दुनिया को एक बार फिर इकॉनमी को लेकर बहुत ज़्यादा ख़तरात का सामना करना होगा। अपना ख्याल रखिएगा।